नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब। देखो कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं ग्लास की एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको अगर आप लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर भी चढ़ सकता है और इसके अंदर थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड कौन से टाइप का है। तो कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है किसी भी ग्लास की या किसी भी एक पतली सी ट्यूब को जिसको आप किसी लिक्विड में डिप करते हो और मान लो कि उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है इसके अंदर, तो ये जो फिनोमेना हो रही है लिक्विड के ऊपर चढ़ने की उस कैपिलरी ट्यूब में ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लेवल होगा ना वाटर का उससे ज्यादा ऊपर पानी चढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाना, कैपिलरी राइज बोलते हैं इसको। तो कैपिलरी राइज को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। और कैपिलरी ट्यूब इस ग्लास की या कोई भी मटेरियल की एक पतली सी ट्यूब को बोला जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में इसको आप कहीं पे देखते हो क्या? हाँ, बहुत सारी जगह पे देखते हैं। जैसे कोई एक पेड़ होता है, पेड़ के अंदर सबसे टॉप पे जो पत्ता होता है उसके पास भी पानी पहुंच जाता है जड़ों से। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के अंदर जो उसका जो तना है, जो इसका स्टीम है, उसके अंदर पतली पतली कैपिलरी ट्यूब होती है और उनसे पानी है वो ऊपर चढ़ता रहता है। और ऊपर वाले टॉप पे जो पत्ता है, मतलब कई फीट हाइट के पेड़ होते हैं, उनमें टॉप वाले पत्ते के पास भी पानी पहुंच जाता है, तभी वो हरा रहता है भाई, नहीं तो सूख जाता। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ता है पहले वो समझते हैं। इसका क्या रीजन है कि इसमें ऑटोमेटिकली पानी नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ जाएगा। मान लो कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको आपने पानी के अंदर डिप किया, ग्लास की ट्यूब है उसको पानी के अंदर डिप कर दिया, तो पानी के अंदर जैसे डिप करोगे तो उसके अंदर जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव टाइप की बन जाएगी इस तरीके से। पानी और ग्लास के लिए जो मेनिस्कस है ना वो कॉनकेव टाइप की होती है, तो ये कॉनकेव शेप की बन गई। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, ये जो मेनिस्कस है इसकी शेप अगर कॉनकेव है तो इसके ऊपर वाली साइड में प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे वाली साइड में प्रेशर कम होगा। ये आपको बताई हुई चीज है। कॉनकेव वाली साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स वाली साइड में प्रेशर हमेशा कम होता है। तो इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और नीचे वाली साइड में प्रेशर क्या होगा, कम। मैं एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ए पॉइंट, क्योंकि एयर के अंदर है, इस वाटर के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पी नोट बोल देते हैं उसको। और ये जो पॉइंट है मान लो बी, ये जस्ट इस वाटर की जो टॉप सरफेस है इसके जस्ट नीचे है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पानी के अंदर है और कॉन्वेक्स वाली साइड में है। देखो ए पॉइंट तो कॉनकेव वाली साइड में है, इस मेनिस्कस की जो कॉनकेव वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड है, तो उधर है ए पॉइंट, और नीचे वाली साइड में कौन है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट क्योंकि कॉन्वेक्स वाली साइड में आ गया, इसका मतलब इस पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए, तो वो बराबर होता है 2T/R के, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ना वो आएगा P नोट माइनस 2T/R। R मतलब रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा जो एयर का प्रेशर है, और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो इससे थोड़ा सा कम रहेगा, और कितना कम रहेगा, 2T/R। ये एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है ना वही लगाया मैंने भाई, इधर प्रेशर ज्यादा इधर कम, तो कितना डिफरेंस है, 2T/R का डिफरेंस है। तो ऊपर अगर पी नोट है तो नीचे कितना होगा, 2T/R कम होगा ना, इसलिए पी नोट में से 2T/R माइनस कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस लिक्विड के अंदर इस बी पॉइंट के लेवल पे ही एक और पॉइंट ले रहा हूं, सी पॉइंट। अब आप खुद बताओ कि ये जो सी पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ये सेम लेवल पे है पानी के अंदर, और अगर सेम लेवल पे हैं तो इन पे प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस लिक्विड के अंदर सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना उन सब पे प्रेशर बराबर होता है, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। और ये जो सी पॉइंट है ये जस्ट ये जो लिक्विड की सरफेस से इससे नीचे है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो लगभग जो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, पी नोट। अब क्योंकि सी और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो इनका प्रेशर बराबर होना चाहिए, जबकि यहां से हमको इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि बी पॉइंट का प्रेशर तो कम है और सी पॉइंट का ज्यादा है, क्योंकि सी पॉइंट का पी नोट के बराबर होगा। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इस बी पॉइंट पे प्रेशर कम आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो नेचुरली क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है या जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। और कब तक ऊपर चढ़ता रहता है, जब तक ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर उतना ही नहीं हो जाए जितना इस सी पॉइंट पे प्रेशर है। सी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो इस पॉइंट पे
प्रेशर को बराबर करने के लिए ऑटोमेटिकली लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इस बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो उसके बाद में लिक्विड ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये फिनोमेना होती है इसके अंदर। ठीक है, अब कितनी हाइट तक लिक्विड इसमें चढ़ पाएगा? मान लो h हाइट तक लिक्विड चढ़ गया इसके अंदर, तो h हाइट के बाद में क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि h हाइट तक लिक्विड चढ़ने के बाद में इतना इतना ये जो लिक्विड कॉलम बनेगा, इसकी वजह से जो नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा होगा वो लिक्विड को और ऊपर नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि लिक्विड ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये जो लिक्विड है नीचे, ये उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि भाई लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब लिक्विड ऊपर चढ़ता जा रहा है तो एक लिमिट तक तो चढ़ेगा, उसके बाद में इस लिक्विड कॉलम का इतना वेट फोर्स बन जाएगा कि ये और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, फिर तो वहां पे जाके रुक जाता है फिर। तो ये एक्टिविटी होगी यहाँ पे। हमको ये पूछा जाता है कि ये हाइट कितनी है, मतलब कितनी हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ पाएगा। अपने काम की चीज ये है, तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे अब। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने। मान लो कि लिक्विड इसके अंदर राइज हो रहा है और ये जो मेनिस्कस है इसकी शेप है यहाँ पे कॉनकेव, और इस मेनिस्कस की जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर के बराबर, कैपिटल आर बोल देते हैं इसको। मेनिस्कस की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर के बराबर है। और नॉर्मल लेवल से मान लो h हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया। कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया? h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया। ये वाली हाइट है ना, ये मैंने वहां पे ड्रॉ करी है। ठीक है, हमको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये कि लिक्विड इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो यहां तक ही ऊपर चढ़ पाया, उसके बाद में नहीं चढ़ेगा ऊपर। लिक्विड इतना ही ऊपर चढ़ेगा ताकि वो इस एक्सेस प्रेशर को खत्म कर दे, यानी कि 2T/R को कैंसिल कर दे। तो मैं लिखूंगा कि ये जो एक्सेस प्रेशर है 2T/R, कैपिटल आर यहाँ पे मेनिस्कस की रेडियस होती है ये, तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर ही लिख देता हूँ। ये कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। और जब ये एक्सेस प्रेशर बराबर हो जाएगा इस h हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा कितना? रो जी एच के बराबर, तो फिर लिक्विड और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा इसके अंदर। ठीक है, रो जी एच मतलब इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर, और वो किसके बराबर होना चाहिए? जो प्रेशर डिफरेंस है ना सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, जो प्रेशर डिफरेंस अभी हमने बात करी थी 2T/R, इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई एक तरह से, और लिक्विड और ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिलरी आर है इसकी जगह नॉर्मली हमें इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस गिवन होती है। किसकी रेडियस गिवन होती है? ये जो कैपिलरी ट्यूब आप यूज कर रहे हो ना, ये कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल, इसकी रेडियस ये गिवन होगी। अगर आपको कैपिटल आर गिवन है और स्मॉल आर आपको चाहिए फॉर्मूले के अंदर, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ये एक्सिस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये मेनिस्कस है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। सॉलिड के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। अभी ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वर्टिकल लाइन है। टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? 90 डिग्री, उसमें से ये थीटा है, तो ये कितना एंगल बचा? 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये है रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस है r, और रेडियस हमेशा जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ की गई है इस टेंजेंट के ऊपर। ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो हमने बोला ये 90 माइनस थीटा एंगल है, तो ये कितना बनेगा? फिर ये थीटा बनना चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए ऑब्वियसली। अब ये जो इतना सा डायग्राम है इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाली साइड है r, ये एंगल है थीटा, ये वाली साइड है स्मॉल r। तो बताओ अगर मुझे कैपिटल R को हटाना है तो कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन बनेगा? एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए हमको, तो cos थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बताओ कैपिटल R इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्मॉल r अपॉन cos थीटा लिखेंगे। आया समझ में? अगर आपके पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई यहां से, तो ये उठा के इसमें पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। R की जगह क्या लिखना है? स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो बताओ h इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से ये cos थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और ये रो और g नीचे ले आओ इधर, ये रो और g इसके नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया कैपिलरी राइज का। कैपिलरी राइज मतलब कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसका फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। फॉर्मूला है h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है,
एक चीज याद रखना, कई क्वेश्चंस में एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं होता, तो उसमें आपको ये जो थीटा है इसको 0 डिग्री लेके सॉल्व कर देना है। फिर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, तो आप वो पुट कर दो, इसमें सॉल्व कर लो। अगर थीटा गिवन नहीं हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया गया हो, तो थीटा कितना लेना है 0। अगर थीटा 0 लोगे तो cos 0 1 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 2t अपॉन r रो जी। ये आपका आंसर रहेगा। और एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होगा उसकी जो हाइट है वो आर के, देखो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यानी कि जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी लिक्विड उतना ही उसमें ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। ऐसे नहीं कि आप मोटा सा पाइप डाल दो पानी में कि हाँ भाई पानी ऊपर चढ़ेगा, इसके अंदर मोटर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आर को ज्यादा रखोगे तो एच की वैल्यू कम आएगी, लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ेगा ही नहीं उसमें। पतली सी ट्यूब होनी चाहिए, जितनी पतली ट्यूब होगी उसको पानी में डिप करके देखना, उतना ही उसमें ज्यादा हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कुछ अलग अलग केस आपको दे रखे हैं, ये आप याद रखो। जैसे एक ग्लास की ट्यूब है, उसको पानी में डिप करोगे तो आप देखोगे कि पानी का लेवल उसमें राइज हो जाएगा। ठीक है। और जो मेनिस्कस है उसकी शेप क्या बनेगी, यहाँ पे कॉनकेव टाइप की। मेनिस्कस की शेप क्या है, कॉनकेव टाइप की है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसके लिए क्या होगा, 90 से छोटा बनेगा। लेवल क्या होगा, राइज या डाउन, राइज होगा, ऊपर चढ़ेगा ना। ठीक है। अगर आप किसी भी सिल्वर की ट्यूब को, चांदी की कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब हो, उसको पानी में डिप कर दो तो ना तो इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा ना नीचे आएगा, है ना, वहीं का वहीं रहेगा। तो इस केस में जो मेनिस्कस है वो क्या है, प्लेन है, प्लेन शेप की है ना, एकदम प्लेन है एकदम। ये मेनिस्कस की शेप है, देखो ये प्लेन है एकदम। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। लेवल राइज होगा या डाउन, नो राइज होगा, इसमें लेवल राइज नहीं होगा। और लास्ट इसमें एक ग्लास की ट्यूब है, उसको आप मरकरी के अंदर डिप करो तो लिक्विड का जो लेवल होगा ना इसके अंदर वो नॉर्मल लेवल से भी कम रहता है, इसके अंदर नीचे रहेगा ये। ठीक है। मेनिस्कस की शेप क्या है, कॉन्वेक्स टाइप की है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा इसके लिए, 90 से बड़ा बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड है वो फॉल होगा, गिरेगा नीचे, मतलब नॉर्मल लेवल से भी नीचे रहेगा, इसके अंदर राइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड अलग टाइप का ही है। लिक्विड अगर अलग टाइप का है तो कैपिलरी ट्यूब चाहे पतली हो फिर भी इसमें लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। क्यों, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो लिक्विड को ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद में फिर एक लो है जिसको हम बोलते हैं जूरिन्स लो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होता है उसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो इसी को हम बोलते हैं जूरिन्स लो। क्या बोलते हैं उसको, जूरिन्स लो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो h की वैल्यू है वो r के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम बोलते हैं जूरिन्स लो, जिसके अकॉर्डिंग अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम होगी तो लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज होगा, अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस ज्यादा होगी तो लिक्विड कम राइज होगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सा लो है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कैपिलरी राइज का, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। फॉर्मूले के अंदर ये क्या क्या चीजें ये आपको पता है ना। T मतलब सरफेस टेंशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, R मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस कितनी है, ये जो रेडियस होती है ना ये लिया है हमने R। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसकी डेंसिटी कितनी है वो है यहाँ पे रो। और जो हाइट है यहाँ पे, जितनी हाइट तक लिक्विड नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ पाएगा वो है h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ये है कि मान लो कि आप इस ट्यूब को टेढ़ा कर देते हो तो लिक्विड कितनी हाइट तक इसमें ऊपर चढ़ेगा, तो हाइट ऑफ द लिक्विड वही रहेगी, हाइट ऑफ द लिक्विड वही रहेगी, लेकिन लेंथ ऑफ द लिक्विड बढ़ जाएगी। मतलब जैसे पहले ट्यूब को ऐसे रखा था, ठीक है, ये मान लो ट्यूब है, इसको इस तरीके से रखा गया था तो इसमें लिक्विड मान लो h हाइट तक ऊपर चढ़ गया था। ठीक है, अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर देते हो तब भी हाइट सेम रहेगी। लिक्विड की हाइट, जो हाइट इसमें लिक्विड की रहेगी ना वो उतनी की उतनी होगी h के बराबर, वो राइज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इसको टेढ़ा कर दिया तो लिक्विड की जो लेंथ है, देखो ये वाली जो लेंथ है ये तो बढ़ी गई ना। देखो पहले इतनी लेंथ तक था इसमें लिक्विड, अब इतनी लेंथ तक है, तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही ऊपर। तो जब भी आप इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर दोगे लिक्विड के अंदर, मान लो वर्टिकल से आपने इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया,
तो इसके अंदर कितनी लेंथ तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा इसमें, तो इसको एल मान लेते हैं। ये एल कैलकुलेट करके बताना है आपको, ये जो लेंथ है ना इसको एल बोल रहा हूँ। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये वाली हाइट है एच के बराबर और ये वाली लेंथ एल आपको कैलकुलेट करनी है और ये एंगल हमने बताया थीटा। तो बताओ क्या रिलेशन होगा इसमें, एंगल के एक साइड में ये बेस है ये हाइपोटेनियस है, तो रिलेशन होगा cos थीटा इक्वल टू एच बाई एल। तो बताओ जो एल है वो कितना आएगा, एच अपॉन cos थीटा के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कैपिलरी ट्यूब को आप टेढ़ा कर दोगे तो पहले जितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ रहा था इसमें वो डिवाइडेड बाई cos थीटा, इतनी लेंथ तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। एल की बराबर, एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच बाई cos थीटा के बराबर होगी। तो ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड स्पेशल पॉइंट ये है कि मान लो कि आप किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप कर देते हो। मान लो ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब है, लिक्विड इसमें इतनी हाइट तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है, इतनी हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया। अभी अब आपने ये एच हाइट मेजर कर ली, ये मान लो 5 सेंटीमीटर आ रही है। अब आपने कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है या उसकी लेंथ है उसको छोटा कर दिया काट के। मान लो आपने इतनी सी कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप करी, सेम साइज की है सेम रेडियस की है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें लिक्विड उसी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे ऊपर जाके ऐसे फाउंटेन की तरह बाहर गिर रहा होगा पानी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, नॉर्मल कंडीशन में तो इसमें एच हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है मान लो 5 सेंटीमीटर तक, लेकिन जैसे आप ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका साइज आप छोटा कर दोगे, कम लोगे हाइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिक्विड इसमें इस टॉप लेवल तक चढ़ेगा और उसके बाद में ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और रेडियस बढ़ने से क्या होगा, जो एच की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके पानी रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इससे ऊपर जाके इसी हाइट तक ऊपर जाके पानी ऐसे बाहर गिर रहा होगा फाउंटेन की तरह, ये नहीं होता इसके अंदर। तो ये मत सोचना कि भी हाँ कम हाइट की कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो पानी उसी हाइट तक जाएगा, नहीं, पानी उसी हाइट तक जा पाता है जितनी हाइट की ये कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है। इससे ज्यादा है तब तो यहाँ तक ही रहेगा, लेकिन इससे कम ली है तब जितनी उसकी हाइट होगी ना उस लेवल तक इसमें लिक्विड भरा हुआ रहेगा, ठीक है। आया समझ में ये, ठीक। और एक चीज ये याद रखो, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट देखो कि जब भी किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ता है, मान लो कि ये लिक्विड है और ये एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर आपने डिप करी हुई है, तो लिक्विड इसके अंदर कितनी हाइट तक चढ़ पाएगा, जब तक ये जो लिक्विड कॉलम बन रहा है इसका जो वेट फोर्स बनेगा वो वेट फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस ग्लास की ट्यूब से चिपके हुए हैं, मतलब उनसे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो इस वेट फोर्स के जब तक बराबर नहीं होता तब तक लिक्विड राइज होता रहेगा। जैसे ही जो वेट फोर्स है इस लिक्विड कॉलम का, एच हाइट के लिक्विड कॉलम का जो वेट फोर्स बनेगा वो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो इस ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में होंगे, जो सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे, उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में फिर लिक्विड और ज्यादा राइज नहीं हो पाएगा, फिर वो बैलेंस हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस ग्लास के ट्यूब के कांटेक्ट में होंगे वो कितने होंगे, ट्यूब की जो सरकमफेरेंस अगर वो 2 पाई आर है तो 2 पाई आर लेंथ के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से जो सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो बराबर होगा टी इंटू 2 पाई आर के बराबर। और ये जैसे ही वेट फोर्स ऑफ द लिक्विड यानी कि mg इसको बैलेंस कर देगा उसके बाद में लिक्विड राइज होना बंद हो जाएगा। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस लिक्विड कॉलम का वेट कितना है, तो वेट किसके बराबर होगा, T इंटू 2 पाई आर के बराबर होगा। ऐसे आप इस वेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में, ठीक है।